ये लेप लगा दे पूरे शरीर पे। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ, खाने का टाइम हो गया, खाना लगाओ, जाओ। पूरे शरीर पे लगा अच्छे से। हाथ क्यों कांप रहे तेरे? रासु क्यों है? नहीं, कुछ नहीं बाबा। कितनी बार बोला तुझे खाने के पीछे पानी नहीं पीते? ऐसे मॉल में खाना बिना पानी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो मत खाओ। अरे अनमोल, अब तक की घटी घटनाओं को देखकर शायद इस कहानी का सार और सिरा समझ में ना आए, लेकिन एक बात जो साफ हो जाती है वो है इस कहानी के किरदार, जिनमें से एक हैं केदार दीक्षित और दूसरी है एक लाश। जी हां, एक जवान लड़की की लाश जिसे इस शख्स केदार दीक्षित ने अपने घर में छिपा कर रखा है। एक लाश के अपने बीच होने के एहसास से जन्मा डर इस परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो केदार दीक्षित से कुछ कह सके। आखिर किसकी थी ये लाश और क्या संबंध था उसका इस परिवार के लोगों से, और कौन है ये केदार दीक्षित? डिपॉजिट दीजिएगा, उसी समय पेपर साइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे सोनल जी बैठिए ना। क्या बैठिए रवि भाई? देखिए, एक हफ्ते से मैं कह रही हूँ मुझे उस घर में नहीं रहना, मतलब नहीं रहना। नहीं, आप बस मुझे मेरा डिपॉजिट वापस ला कर दो। देखिए, डिपॉजिट मिलेगा तो ही तो मैं दूसरे फ्लैट में जा पाऊंगी ना। आप मेरी मजबूरी तो समझिए प्लीज। सोनल जी, आपको भरोसा नहीं होगा, ये देखिए, ये 5 मिनट भी नहीं हुए हैं अभी आपके जो ऑनर है ना मोहन जी से बात किए हुए। अरे रवि भाई, आपको तो पता ही है ना कि जो एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट, वो 11 महीने के लिए होता है। अब जो भी मजबूरी हो, आपको 7 महीने में खाली करना है, तो बस मोहन जी का ये कहना है कि थोड़ा सा वक्त। थोड़ा रवि भाई, थोड़ा टाइम। मैं एक पल नहीं रहना चाहती उस मनहूस घर में। एनवेलप में चिट्ठियां हैं। जी सर। अर्जेंट है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ओ ताई, यहाँ पे जमीन इतनी नरम नरम क्यों है? ए, क्या कर रही है तू? हट यहाँ से, हट यहाँ से, हट। यहाँ आकर कपड़े क्यों नीचे रहे? तुझे बोला था ना सामने कपड़े सुखाने के लिए, घर के पिछाड़े क्यों आई तू? मैं पहले भी तो यहाँ कपड़े सुखाती थी। मुझसे जबान लड़ा रही है? अब तेरी कोई जरूरत नहीं, कल आके तेरा पूरा हिसाब कर लेना। चल यहाँ से निकल। मेरी बात तो सुनो ताई, सुनो, निकल यहाँ से, निकल। क्या हुआ? हाँ? क्या हो रहा था इधर? वो राधा यहाँ आकर कपड़े के सुखा रही थी। आप इतने जल्दी कैसे आ गए? मैं कुछ दिन के लिए वैद्य की दुकान बंद किया। दुकान बंद कर दे? ये क्या पागलपन है? घर कैसे चलेगा? घर चलाने का काम मेरा है, तू उसकी चिंता मत कर। और मैं जो कर रहा हूँ पागलपन नहीं है, ये बात अच्छे से समझ ले तू। अरे मैडम, आप अपने घर के सारे पंखे निकलवा रही हो और आपके घर में तो एसी भी नहीं है। आप इतनी गर्मी में रहोगी कैसे? भैया तुम फ्री में काम करते हो? नहीं तो मैडम, पैसे लेता हूँ।
तो मुंह बंद करके अपना काम करो और मुफ्त की राय मत दो। जी मैम सर। चलो दूसरे कमरे में। जी। हेलो कालिंदी, अच्छा सुन, जब तक मुझे दूसरा पीजी नहीं मिलता मैं तेरे घर पे रह सकती हूँ क्या? अरे मेरे घर दीदी और जीजा है, तुझे तो पता है। मैं कोई और ऑप्शन ढूंढती हूँ। ओके बाय। अरे मोहन भाई, आप आइए आइए। देखिए मोहन भाई, आप प्लीज मेरी कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए। माता पिता मेरे हैं नहीं, एक भाई है, अपने घर का खर्चा, भाई की पढ़ाई सब मैं ही देख रही हूँ। आप प्लीज मेरा डिपॉजिट का पूरा पैसा लौटा दीजिए ताकि मैं कोई और घर जाके देख लूँ। देख सोनल, दूसरा किराएदार मिलेगा ना, उसकी डिपॉजिट में से तेरे 50,000 लौटा दूंगा। अरे नहीं मिलेगा कोई किराएदार आपको, मनहूस है ये घर। रवि भाई भी कह रहे थे उस दिन, पूछिए। अरे नहीं मोहन बाबू, वो बाहर लोग बात कर रहे थे तो निकल गया वो मुझसे। वो लोग मेरे घर को बदनाम कर रहे हैं और तू उन लोग का साथ दे रहा है। नहीं मिलेगा डिपॉजिट वापस। हो सकता है कर लो। हाँ कर लूंगी, निकलवा के रहूंगी डिपॉजिट के पैसे। अहो, अनमोल स्कूल से घर आया ही नहीं। वो अपने दोस्त यश के यहाँ रुका है और कह रहा है कि यहाँ आएगा ही नहीं। जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ, दरवाजा बंद कर लो। चल पापा, पापा मेरी बात सुनो, मुझे इस घर में नहीं जाना है पापा। पापा मेरी बात तो सुनो पापा। पापा मुझे इस घर में डर लगता है, मुझे इस घर में नहीं जाना है पापा। तो सुनो पापा। अनमोल, 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 अनमोल। दरवाजे पर पोस्ट एंट्री नहीं दिख रही है। ये चिट्ठियां चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और कमिश्नर साहब को लिखी गई हैं। भेजने वाले का नाम केदार दीक्षित है, खोपोली का रहने वाला है। अर्जुन, खोपोली चल के इन चिट्ठियों की सच्चाई के बारे में पता करना पड़ेगा। चलो सर। हेलो, पीएसआई पाटिल बोलता है क्या? हाँ जी पाटिल बोल रहा हूँ। मैं क्राइम ब्रांच में पीएसआई अर्जुन लोखंडे बोलता हूँ। हाँ बोलिए लोखंडे जी। अच्छा, आपके पुलिस स्टेशन के एरिया में कोई केदार दीक्षित नाम का आदमी रहता है क्या? केदार दीक्षित? हम तो केदार दीक्षित के घर पर ही हैं। क्या? अरे वॉचमैन, शांतनु को देखा? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है कहीं पे। नहीं तो साहब। अगर आपने देखा शांतनु को? मोहन भाई सुनो ना। ए सोनल देख, प्लीज अभी डिपॉजिट की बात मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हो। आइए आपकी परेशानी का हल बताती हूँ। क्या हुआ? क्या बोल रही थी तुम? आप अपने बेटे को ढूंढ रहे हो ना? कहाँ है मेरा बेटा? घबराओ मत, आपका बेटा मेरे पास डिपॉजिट है। आप मेरा 50,000 रुपए का डिपॉजिट ले आओ और अपना डिपॉजिट ले जाओ। अपने बेटे पर बात आई तो आपने भी हाथ पार कर दी, गला पकड़ लिया मेरा। वो 50,000 रुपए मेरे लिए भी बहुत कीमती हैं। तो मोहन भाई, मुझे मेरा पैसा लाके दो और आपका बेटा आपके घर पहुंच जाएगा।
पड़ोस में पूछताछ की। पड़ोसियों के मुताबिक इसकी फैमिली वाले कल रात से ही बाहर गए। लेकिन केदार की जो चिट्ठी हमें मिली है उसमें उसने अपनी बेटी की लाश का जिक्र किया है, जिसकी मौत काफी दिन पहले हो चुकी है। और उस चिट्ठी के मुताबिक उसकी बेटी की लाश इसी घर में है। अर्जुन, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, लाश यहीं कहीं होगी। और सर्च करो, लगा जरा। सर, मैं दोस्त हूँ अनमोल का, अपने नोट्स लेने आया था। यहाँ आकर देखा तो अनमोल की लाश पड़ी थी। एक मिनट बाजू लो। ये केदार और उसका परिवार अचानक कहाँ चले गए? सर, कल रात को कहीं निकल गए। कहाँ गए, कुछ मालूम? नहीं सर। पीछे कुछ है। नीतू है, केदार भाई की बेटी। आपके पड़ोस में एक लड़की की लाश जमीन में गाड़ दी गई और आपको पता तक नहीं चला? हमें बिल्कुल भनक नहीं थी। हाँ, लेकिन कुछ दिनों से केदार के घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। और तो और केदार भाई ने अपनी दवाई की दुकान भी बंद कर डाली। केदार और उसकी बीवी का फोन नंबर होगा तुम्हारे पास? जी हाँ सर। दीजिए हमें। बताइए सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्राइम ब्रांच ने उन चिट्ठियों की जांच की जो केदार दीक्षित ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस के आला अफसरों और नेताओं को लिखी थी। और उन चिट्ठियों के आधार पर जब क्राइम ब्रांच केदार दीक्षित के घर खपोली में पहुंची और साथ ही उस लड़की की लाश भी मिली जिसे केदार ने अब तक छिपा कर रखा था। केदार की फैमिली के फोटोग्राफ्स उन्हें भेजो। ओके सर। ये अनमोल दीक्षित का घर किधर है? काय झाला? वो अंतिम संस्कार का सामान लाया था। किसके कहने पे लेके आया ये अंतिम संस्कार का सामान? यहाँ भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, फैमिली वालों का कुछ पता नहीं, और तू अंतिम संस्कार का सामान लेके आ गया। किसने कहा था लाने के लिए? ये एड्रेस है, कल आप अंतिम संस्कार का सारा सामान इस एड्रेस पे पहुंचा देना। पैसे आपको डिलीवरी के टाइम ही मिल जाएंगे। क्या यही लड़का था वो? हाँ सर, यही लड़का था। सर, केदार और उसकी पत्नी कविता, इन दोनों के मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहे हैं। हमने पता लगाया केदार का मोबाइल खोपोली में स्विच ऑफ हुआ था और उसकी बीवी के मोबाइल का लास्ट लोकेशन नासिक का है। सर, ये अनमोल और नीतू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल की मौत रात 10 से 12 बजे के बीच में हुई है। और नीतू की रिपोर्ट में क्या है? उसके सिर पर अंदरूनी चोट भी थी, लेकिन नीतू की मौत की असली वजह फांसी लगना है। लेकिन वो सुसाइड करने के लिए ये सब क्यों करेगी? बड़ी अजीब बात है। पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नई वाली मैच नहीं कर रही। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना दवाइयों का जिक्र था, ना ही ब्रेन हेमरेज का। इसका मतलब केदार का दावा सही था कि उसकी बेटी का मर्डर हुआ। केदार दीक्षित और उसका परिवार या तो बहुत ही अलग और अनोखा था या फिर इनके साथ कोई अनहोनी हुई थी। पुलिस के आला अफसरों से उसके दोबारा पोस्टमार्टम की गुहार लगा रहा था और वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार के साथ भाग खड़ा हुआ था। क्राइम ब्रांच के लिए यह सबसे अनोखा केस था, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया और तहकीकात शुरू कर दी। सर, केदार अपनी बेटी नीतू का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता। केदार अपनी बेटी की लाश को अपने घर में छुपा के रखना चाहता था। हो सकता है केदार और उसके बेटे अनमोल में तकरार हुई हो और केदार के हाथों अनमोल का कत्ल हो गया हो और अब पूरा परिवार गायब है। और सबसे पहले हमें केदार और उसकी फैमिली का पता लगाना होगा, क्योंकि अनमोल के मर्डर केस में केदार और उसकी फैमिली वही सबसे बड़े सस्पेक्ट हैं। केदार दीक्षित के हाथ आए बिना इस केस का सुलझना मुश्किल था, इसलिए पुलिस ने जोर शोर से उसकी तलाश शुरू कर दी। साथ ही नीतू के कातिल और उसके कत्ल की वजह को ढूंढने के लिए क्राइम ब्रांच पुणे रवाना हुई। सॉरी सर, डॉक्टर की गलती की वजह से हम भी इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, लेकिन अब हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे।
सर ये वही डॉक्टर है जिन्होंने नीतू दीक्षित का पहले पोस्टमार्टम किया था। सॉरी सर, उस दिन 5-6 लाशों का पोस्टमार्टम करना था। वो शाम को मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी भी थी, शायद जल्दबाजी में कुछ छूट गया हो। आपको जरा सा भी एहसास है आपकी इसी लापरवाही की वजह से एक मुजरिम खुला घूम रहा है? सॉरी सर, आगे से दोबारा ऐसा नहीं होगा। आगे से आप दोबारा कर भी नहीं पाएंगे ऐसा। इनके खिलाफ लापरवाही का चार्ज लगाइए। सर आप जाइए, कोर्ट के नोटिस का इंतजार कीजिए। सर सॉरी सर, ले जाओ। दोबारा नहीं होगा ऐसा सर, प्लीज नहीं होगा सर। ये नीतू जिस फ्लैट में रहा करती थी उस फ्लैट में नीतू के अलावा और कोई भी रहता था क्या? हाँ सर, उस फ्लैट में उसके साथ एक लड़की रहती थी जिसका नाम सोनल है। रिक्शा, ऑटो। भाभी आप लोग कहाँ थे और कहाँ जा रहे हो? हम घर जा रहे हैं। आप लोग को पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस? भाभी आप तो ऐसा बोल रही जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अनमोल? हाँ भाभी, हमने आपका फोन बहुत ट्राई किया मगर फोन भी तो नहीं लग रहा था। आप लोग सीधा घर चले जाओ, मैं भी पुलिस को फोन कर देता हूँ। कितनी बार बोला तुझे खाने के पीछे पानी नहीं पीते? ऐसे मॉल में खाना बिना पानी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो मत खाओ। भैया रेलवे स्टेशन चलो। आप लोग जिस रात को गए उसी रात को अनमोल का मर्डर भी हो गया। अब हम घर नहीं जा सकते। तुम इसे जानती हो? हाँ सर, ये नीतू का भाई अनमोल है। नीतू की मम्मी के साथ आया था 1-2 बार उससे मिलने। किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। क्या? देखो सोना, नीतू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि नीतू का मर्डर हुआ था। अब तुम सीधी तरह से ये बताओ कि तुमने नीतू को मारा क्यों? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। क्यों? जो लड़की 50,000 रुपए के लिए अपने मकान मालिक के बेटे को किडनैप कर सकती है उसके लिए मर्डर करना कौन सी बड़ी बात है? नहीं सर, आप मेरा यकीन कीजिए सर। सर मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि नीतू ने सुसाइड किया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि नीतू ने सुसाइड किया होगा? सर मैं, नीतू और रचना, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे सर। मैं और नीतू साथ रहते थे सर, और हमारी बिल्डिंग में रचना 6th फ्लोर पर रहती थी। वो फ्लैट उसके पापा ने उसे गिफ्ट दिया था। शादी के बाद वो और उसका हस्बैंड वहीं रहने वाले थे। हो सकता है वो भी मर्डर हो। नहीं सर, रचना ने सुसाइड ही किया था क्योंकि हमें उसके हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला था। क्या रचना के सुसाइड का कारण जानती हो? हाँ सर। सर रचना जिस लड़के से प्यार करती थी उसके एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और फिर रचना काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। और फिर रचना के सुसाइड के बाद नीतू हमेशा सिर्फ उसी की बातें करती रहती थी सर। सर वो भी डिप्रेशन में आ गई थी। और नीतू क्या कर रही है? जल जाएगा। पागल हो गई है क्या? ध्यान कहाँ है तेरा? और फिर उसके 2 हफ्ते बाद उसने भी। देख भाई नमित, अब तो इतना लायक तो हो गया है कि ट्यूशन से अपना खर्चा निकाल ले, और मेरी कौन सी सैलरी बढ़ रही है? हाँ समझा? सर सुसाइड हो या मर्डर, मोहन भाई के घर को पनौती तो लग गई ना। यहाँ 2 लोगों की जान चली गई, तुम्हें फ्लैट की पनौती की पड़ी है। इस फ्लैट में नीतू और सोनल के अलावा और कौन कौन आया जाया करता था? सर फिलहाल तो ये दोनों ही रहती थी, लेकिन नीतू की मौत के 10 दिन पहले तक छाया भी इन लोगों के साथ रहती थी। छाया GRT कॉलेज में इनके साथ ही पढ़ाई करती थी। अर्जुन, इस छाया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। मामा का घर इधर ही, तू मामा के घर जा।
आई नहीं, आई प्लीज प्लीज मुझे नहीं जाना है। बाबू ऐसे नहीं करते, जा बोलते ना। छाया, तुमने नीतू का पीजी अचानक क्यों छोड़ दिया था? सर, रचना की मौत के बाद उस बिल्डिंग को लोग मनूस बिल्डिंग कहने लगे थे, इसलिए छोड़ दिया। छाया, हमें पता चला है तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तुमने मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप लेने के लिए अप्लाई किया था। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारी रैंक सेकंड थी और नीतू की फर्स्ट। और इस सेमेस्टर में तुम नहीं चाहती कि नीतू दोबारा फर्स्ट आए। 16 तारीख को जिस दिन नीतू का 1 से 3 बजे के बीच में मर्डर हुआ, उस दिन तुम उसी पीजी में देखी गई थी। तुम्हें वॉचमैन ने भी देखा था। सर, मैं तो सिर्फ अपना सामान लेने गई थी। मैं तो नीतू से मिली भी नहीं थी। लेकिन नीतू का पीजी छोड़ने के बाद उस घर की एक चाबी तुमने अपने पास रखी। यानी जो कुछ भी किया पूरी प्लानिंग के साथ किया। सर, मैं तो ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि सर, नेक्स्ट एग्जाम में मैं नीतू से ज्यादा मार्क्स लाने वाली थी। वो कैसे? सर, नीतू पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन इधर उसका दिल पढ़ाई में कम और प्यार में ज्यादा था। प्यार? किससे? सर, सोनल के भाई नमित से। छाया, अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। नहीं सर, आप चाहे तो किसी से भी पता कर सकते हैं। सच क्या है झूठ क्या है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल तुम जा सकती हो, लेकिन हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना नहीं कहीं। सर, सोनल ने ये नीतू की अफेयर वाली बात हमें क्यों नहीं बताई? अर्जुन, हो सकता है सोनल या नमित इन दोनों में से कोई इन्वॉल्व हो, इसीलिए सोनल ने हमें पूरी बात बताई ही ना हो। लेकिन छाया की कहानी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है इसने अपने आप को बचाने के लिए कोई कहानी बनाई हो। ये छाया के स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो। ओके सर। केदार दीक्षित अब भी फरार था और उनकी पुरानी रूममेट छाया ने पुलिस के सामने खुलासा किया था कि सोनल के भाई नमित का अफेयर नीतू के साथ चल रहा था। पुलिस इस बात से हैरान थी कि अगर छाया की यह बात सच थी तो यह बात सोनल ने उन्हें क्यों नहीं बताई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसका भाई ही नीतू का हत्यारा था, या फिर सोनल ने नीतू को अपने भाई से दूर करने के लिए खुद ही उसे मार डाला था और अब पुलिस को गुमराह करने के लिए यह आत्महत्या की झूठी कहानी सुना रही थी। बहरहाल अब सोनल से सख्ती से पूछताछ की जाने की जरूरत थी, जिसके लिए पुलिस ने उसे दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं और मर्डर? नहीं सर, मुझे तो नमित और नीतू के अफेयर के बारे में भी नहीं पता था। सर, आपको किसी ने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है। बस, ज्यादा होशियारी नहीं, सीधी तरह से ये बताओ कि तुम्हारा भाई नमित इस वक्त है कहाँ पर? सर, मेरे और नीतू दी के बीच कोई अफेयर नहीं था। बेटा, ये भाई बहन के रिश्ते को बीच में लाके बचने की कोशिश मत कर। अगर ऐसा था तो फिर नीतू के हाथ में हाथ डालकर क्यों घुमा करता था? सर, अब मैं क्या बताऊं आपको? हाय, मैं आदित्य। तो मैं यहीं बाजू वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है, तो प्लीज़ मुझे ऑटो रिक्शा स्टैंड तक छोड़ दो। हाँ, इट्स फाइन। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रख लूं? एक्चुअली बाइक पे मुझे बहुत डर लगता है ना, कहीं मैं गिर गया तो। आइला, तुम तो सच में बहुत भुजंग बाहु हो। सर, एक दिन मैंने उसकी हेल्प क्या कर दी, वो तो पीछे ही पड़ गया। दूसरे दिन आके आई लव यू बोलने लग गया। मैं ये बात सोनल दी को कैसे बताऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सर। सर, मेरा और नीतू दी के बीच ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था और मेरी उनसे बॉन्डिंग भी अच्छी होने लगी थी, तो एक दिन मैंने सब कुछ नीतू दी को बता दिया। देख, 1-2 दिन ऐसे ही नाटक करेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का, फिर वो समझ जाएगा कि तू उसके टाइप का नहीं और तेरा पीछा भी छोड़ देगा। ये सही है। इस नाटक के बारे में सोनल को मालूम था? नहीं सर, सोनल दी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब तेरी कहानी सच है या नहीं, इस बात का कोई सबूत या गवाह है ही नहीं। जो गवाह थी नीतू, वो मर चुकी है। मतलब तेरी कहानी झूठ भी हो सकती है, कोई बात नहीं। अब तेरी कहानी का सच आदित्य बताएगा।
नहीं सर, नहीं सर। मारेगा मत सर, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सर। तो फिर सच सच बता, तेरे और नमित के बीच में सीन क्या चल रहा है? सिर्फ सीन नहीं सर, ये तो हमारी एक अधूरी प्रेम कहानी है। और इसी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए तूने नीतू को मार दिया? नहीं सर, मैं तो खुद के काटे मच्छर को भी नहीं मार सकता हूँ सर, तो मैं नीतू की जान कैसे ले सकता हूँ? क्यों? प्यार में तो लोग दूसरे की जान तक ले लेते हैं। सर, प्यार में जान लेना सच्चा प्यार नहीं होता, हैवानियत होती है, वैशीपना होता है। अरे प्यार में तो लोग जान तक लुटा देते हैं सर। अब पुलिस के सामने सिर्फ दो संभावनाएं बनती थी। पहली, सोनल और उसके भाई नमित में से किसी एक ने या फिर दोनों ने मिलकर या फिर नमित से एक तरफा प्यार करने वाले इस लड़के आदित्य ने नीतू को नमित से दूर रखने के लिए उसे मार दिया था। पुलिस ने इन दोनों संभावनाओं को खंगालने की कश्मकश शुरू कर दी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जल्द ही उन्हें इस मामले से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर मिलने वाली थी। एक मिनट सर। हेलो, ओके, थैंक यू सर। अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि केदार के एटीएम कार्ड से नासिक के एरिया से पैसे निकाले गए हैं। नासिक पुलिस को इन्फॉर्म करो, नासिक निकलने की तैयारी करो। सर, ये रूम में है, ये रूम में। धोखा दी तू मेरे को? हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, छोड़ मेरे को, छोड़। फसौलस तू मला, धोखे से लेके आई मेरे को इधर। फसौलस तू, हाँ? अरे छोड़, मैं पागल नहीं हूँ। क्या केदार जी, हमें चिट्ठी भेजकर खुद भाग गए? ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ? सर आप मेरी बीवी को समझाइए, ये मुझे पागल समझ रही है। सर, अपनी बेटी की लाश ये कोई समझदार आदमी का काम नहीं, इसलिए मुझे इन्हें यहाँ लाना पड़ा, और वो भी धोखे से। एक बात बताइए केदार जी, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेटी नीतू ने सुसाइड नहीं किया? नीतू का फोन मुझे आया, मुझे रचना के बारे में सुनकर दुख हुआ बेटा। पापा, दुख तो मुझे भी बहुत है। बस जिंदगी में कठिन समय तो हर किसी के जीवन में आता है, पर उस कठिनता से उबरने के लिए ऐसा सुसाइड नहीं करना चाहिए, गलत कदम है। जब मुझे नीतू की मौत की खबर मिली तो मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है, लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकती। और यही बात मैंने कविता से भी कही। मुझे पूरा यकीन है हमारी नीतू का मर्डर हुआ, पर मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सबको चिट्ठी भी लिखी, पर अहो, हे बगा, मैं कमलेश भैया से बात करती हूँ। उसका एक दोस्त नासिक में विधायक है, वो हमारी जरूर मदद करेगा, और नीतू का दोबारा पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। ठीक है, मकसद आज रात ही जाऊया। ये किधर लेके आई? ये तो हॉस्पिटल है। अहो, भाई ने यही बुलाया है। मुझे लगा कि इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करके मैं वापस चली जाऊंगी। नीतू का अंतिम संस्कार करूंगी ताकि नीतू की आत्मा को शांति मिले। मैंने अनमोल को पूरी तैयारी करने के लिए बोल के रखा था, पण साहब मैं जा नहीं सकी क्योंकि यहाँ अस्पताल की कार्रवाई पूरी करनी थी, इसके लिए मुझे यहीं देर हो गई। केदार जी, हमने आपकी बेटी नीतू का दोबारा पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। बोला था ना मैं। आप बताइए कविता जी, आप क्यों भाग रही हैं? सर, मैं डर गई थी, मुझे पता चला कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, और वो भी मेरे साहब, मैं अपनी छोटी बेटी को इससे दूर रखना चाहती हूँ। क्या हुआ अनमोल? अनमोल को क्या हुआ? बोल, अनमोल को क्या हुआ? सर, मुझे लगता है अनमोल के मर्डर से बचने के लिए अपने बीबी के साथ मिलकर केदार ने मेंटल होने का नाटक किया होगा, ताकि अगर हम उसे पकड़ भी ले तो मेडिकल ग्राउंड पर उसे सजा में कुछ राहत मिले। अर्जुन, ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो हो सकता है नीतू और अनमोल का हत्यारा कोई और हो, जो ये जानता हो कि केदार ने नीतू की लाश को अपने घर में छुपा रखा है, और वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए ही आया हो, ताकि नीतू का दोबारा से पोस्टमार्टम ना हो सके। अर्जुन, हमें हर सस्पेक्ट, हर गवाह से फिर से पूछताछ करनी होगी। हो सकता है कुछ हाथ लगे। साहब, जब केदार जी के घर उनकी बेटे की लाश मिली तो उसके एक दिन पहले मैं दुकान बंद कर रहा था, तो देखा बैद जी के घर के सामने एक सफ़ेद रंग की गाड़ी चक्कर लगा रही थी।
लेकिन वो एम्बुलेंस जैसी थी जिस पे आरटी हॉस्पिटल लिखा हुआ था साहब। मैं 2 दिनों से शिरडी गया हुआ था। शिरडी से आज ही वापस आया हूँ सुबह। थैंक यू सर। ठीक है सर, जिस दिन अनमोल का मर्डर हुआ था उसी दिन आरटी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पूना से खोपोली जा रही थी। वही एम्बुलेंस केदार के घर पर भी दिखाई दी थी। सर, पूना से खोपोली जाने वाले टोल नाके पर जो सीसीटीवी कैमरा है उससे हमने फुटेज निकाली और उससे ये फोटो निकाला। ये दोनों भी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय नहीं है। फिर पूना पुलिस से पूछताछ करने पर पता चला है कि दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं, अजय और बद्री। सर, मैंने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया है। बता, किसके कहने पे केदार दीक्षित के घर में गया था और क्यों गया था? सच सच बताइए, वरना आज तेरी कब्र यही बना दूंगा। साहब, हमें तो काम मिला था केदार के घर से उसकी बेटी की लाश को ठिकाने लगाने का। हमारे दोस्त के गैराज में एक हॉस्पिटल वैन थी, हमने वो ली और केदार के घर खपोली पहुंचे और देखा कि पूरी फैमिली कहीं बाहर जा रही थी। तो हमने सोचा कि सही मौका है। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि केदार का बेटा घर पे था। साहब, वो भागने की और चिल्लाने की कोशिश कर रहा था और हमें लाश भी नहीं मिली उसके घर से। तो किसके कहने पे किया था ये सब? आदित्य नाम बताया था साहब उसने अपना। ठीक से देख, यही था ना? नहीं साहब, ये नहीं था वो। ध्यान से देखे से। साहब, सच में ये आदमी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया था। अर्जुन, वो आदमी जो भी था बहुत चालाक है। उसने असली नाम नहीं बताया इसे। वो आदमी जो भी है नीतू को भी जानता है और इस आदित्य को भी। हो सकता है वो आदित्य को फंसाना चाहता हो, और ये भी हो सकता है कि वो आदमी उस सोसाइटी से रिलेटेड हो। मोहन जी, मुझे आपसे नीतू के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर प्लीज, अभी नहीं। मैं बहुत अर्जेंट से मैं हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। मेरे फ्लैट की डील हो गई है। 5 मिनट तो रुक सकते हैं ना? सर, 90 लाख का फ्लैट में 60 लाख में बेच रहा हूँ। थोड़ा भी लेट हो गया ना और उसका इरादा बदल गया ना तो फिर वो डील कैंसिल कर सकता है। सर, वैसे भी नीतू के मरने के बाद सोनल ने भी फ्लैट खाली कर दिया। अब यहाँ कोई रहने को तैयार नहीं है। वैसे आपका ये फ्लैट खरीद कौन रहा है? हाँ साहब, यही वो आदमी था। सर कौन है ये? मैं नहीं जानता इसको। सर मेरे घर की डील है सर, मैं बाद में मिलता हूँ सर। पता है हमें, तू मोहन का घर खरीद रहा है ना? हाँ, 90 लाख का फ्लैट 60 लाख में जो मिल रहा था तुझे, रचना के सुसाइड करने के बाद उसके बाप ने अपना फ्लैट आधे दामों पे जो बेच दिया था। 60 लाख का घर उन्होंने सिर्फ 40 लाख में बेचा। वहीं से ये आइडिया आया था ना तुझे? लालच आ गया था मुझे। नीतू के फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास थी। उसके फ्लैट के ऊपर एक खाली फ्लैट था जिसकी भी चाबी मेरे पास ही रहती थी। फिर रात को मैं वो खाली फ्लैट में रुक गया और फिर अगले दिन दोपहर में जब बाहर कोई नहीं था, सर मुझे पता था कि नीतू फ्लैट में अकेली है। मैं मौका देखकर उसके घर में घुस गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह आया कि उसने सुसाइड किया, तो मुझे लगा कि मेरा प्लान सक्सेस हो गया। लेकिन केदार जी मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया। देखिए सर, आप लोगों से गलती हो रही है। आप मेरी बात मानिए, एक बार उसका पोस्टमार्टम फिर से करवाइए। दोबारा पोस्टमार्टम नहीं करवा सकते। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए और प्लीज़ बॉडी को ले जाइए।
मैं अपनी बेटी की लाश तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप लोग उसका दोबारा पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। सर मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा अगर दोबारा पोस्टमार्टम होता है और कुछ निकलता है तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। फिर मैं अजय से मिला और लाश चुरा के उसे ठिकाने लगाने का काम दी। सस्ते फ्लैट खरीदने के चक्कर में एक बसे बसाए परिवार का पूरा घर बर्बाद कर दिया तूने। अब यही है घर तेरा, सड़ेगा सारी जिंदगी इसी जेल में। अपने दो जवान बच्चों को खो देने, घर से बेघर होकर मारे मारे फिरने और अपने पूरे परिवार के बर्बाद हो जाने की कीमत पर यह इंसाफ केदार दीक्षित को बहुत महंगा पड़ा। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई। स्माइल। आप सही थे। आपकी वजह से नीतू का हत्यारा तो मिल गया, लेकिन अनमोल का क्या? नीतू की ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो जुर्म, लालच और नाइंसाफी की इस तरह की घटनाओं को सुनकर और पढ़कर अफसोस जताते हुए ये तो कहते हैं कि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रही है, लेकिन इस सच्चाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं कि कहीं ना कहीं इन हालात के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार हैं। हर वो इंसान जिम्मेदार है जो इस समाज में, इस दुनिया में रहता है। वो एस्टेट एजेंट जिसने अपनी लालच की वजह से नीतू का कत्ल किया, वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया था, बल्कि हमारे इसी समाज का हिस्सा था। कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि किसी एक व्यक्ति की गलती का जिम्मेदार पूरे समाज को कैसे ठहराया जा सकता है, लेकिन इस तर्क में कोई दम नहीं। ये पूरी तरह से खोखला है, क्योंकि किसी भी इंसान को उसकी सोच, उसके परिवार और अपने समाज से मिलती है। अपने बेटे की किसी ऐसी जगह पर पोस्टिंग हो जाने पर जहां पर ऊपरी कमाई अच्छी होती है, हम खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटते हैं। हम ये कभी नहीं मानते हैं कि हमने हर इंसान में लालच के संस्कार खुद भरे हैं। हमने पैसे को, रुपए को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि हर कोई उसे पाना चाहता है, फिर चाहे उसे पाने का रास्ता और तरीका कितना भी गलत क्यों ना हो। अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ नीतू और उसके पिता केदार दीक्षित के साथ हुआ वो दोबारा ना हो, तो हमें अपने सामाजिक संस्कारों पर फिर से गौर करना होगा, शायद उन्हें बदलना होगा, वरना इस तरह के हादसे बार बार होते रहेंगे और फिर ये दुनिया वाकई में रहने के लायक नहीं रहेगी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कोई उनको बचाओ, उनको, मुझे भी मार देगा, उनको मार दिया, कोई प्लीज हेल्प, बचाओ, वो मार देगा, वो मार दिया उनको, मुझे भी मार। कौन मार देगा मैडम? कौन मार देगा? किसने मारा आपको? मैडम, अरे खून निकल रहा है। अरे क्या हुआ? अनिता जी, क्या हुआ? अरे अनिता जी, अनिता, अनिता, नब्ज चल रही है, नब्ज चल रही है, जिंदा है। एम्बुलेंस को बुलाओ कोई। हाँ, फोन कर, फोन। क्या हुआ वॉचमैन? अरे पता नहीं क्या हुआ, मैडम वहाँ से भागी भागी आती, पूरा खून से लथपथ थी, बार बार एक ही बात बोलती, उसने उनको मार दिया, इन्हें भी मार देगा। हे भगवान। अनिता, राजप्पा, राजप्पा, तुम उधर देख तो। राजप्पा, 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 अरे राजा। रानी कई सारे वार किए गए हैं, बहुत ही बेरहमी से मारा है। मैं बॉडी की हालत देख के तो लगता है किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। घर की हालत देख के लगता है चोरी और लूटपाट के इरादे से ही कत्ल किया गया होगा। फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। चेक करो सच में चोरी हुई भी है या नहीं। मैम, नहीं मैम, अंदर तो कुछ नहीं मिला। अलमारी वगैरह सब लॉक्ड है, वहां से तो कुछ नहीं गया होगा। अब घर से कुछ गायब हुआ है कि नहीं ये तो घर वाले ही हमें बता सकते हैं। घर की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि किलर के साथ राजप्पा का काफी स्ट्रगल हुआ होगा और किलर ने राजप्पा का खून किया और भाग गया। नहीं मैम, मुझे चोरी का नहीं, दुश्मनी का केस लगता है। क्योंकि अगर चोर किसी को जान से मारेगा तो इतनी बार वार क्यों करेगा? हो सकता है,
राणा एक काम करना, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देना और मर्डर वेपन और जो एविडेंसेस मिले हैं वो फॉरेंसिक लैब में। हर रोज की तरह पेपर उठाने के लिए मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे सीढ़ियों के पास से अनीता की आवाज़ सुनाई दी। मैं सीढ़ियों तक पहुंच पाती या कुछ समझ पाती तब तक तो वो नीचे कंपाउंड तक पहुंच चुकी थी और बेहोश हो गई थी। मैडम के बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, ओ मार दिया उनको, मुझे भी मार दिया। अच्छा, फ्लैट किसका है? ये राजप्पा का ही फ्लैट है। वो एक एक्स फुटबॉल प्लेयर था, अच्छा खेलता था। साल भर पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी थी, वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था उसने। कितने साल से रह रहा था वो यहाँ? तकरीबन 15 साल पहले उसने जब अनीता से शादी की थी तभी ये फ्लैट खरीदा था और तब से वो यहीं रह रहा था। शादी 15 साल पहले हुई थी, लेकिन उनकी उम्र तो काफ़ी लगती है। ये उनकी दूसरी शादी थी, अनीता उनकी दूसरी वाइफ थी। और पहली बीवी कहाँ रहती है? घाटकोपर में कहीं रहती है। और यहाँ इन दोनों के अलावा कौन कौन रहता है? कोई नहीं, उनकी बेटी है रिया। आप सब लोग यहाँ, क्या हुआ है? क्या हुआ अंकल? यही रिया है। पुलिस क्यों आई है? और ये घर की हालत, चोरी हुई है क्या? क्या हुआ है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बेटा तुम्हारे पापा का खून हुआ है। मम्मी कहाँ है? मम्मी हॉस्पिटल में है, उन्हें भी मारने की कोशिश की थी बट शी इज बेटर नाउ। रिलैक्स। अनीता को एक घाव पेट में और 2 घाव पैर में लगे हैं। खून काफ़ी बहा है और हादसे की वजह से वो अभी सदमे में है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? नहीं, आज नहीं, आज उन्हें रेस्ट करने दीजिए। आप चाहें तो कल मिल सकती हैं। थैंक यू। नहीं बताना मुझे, ना निर्मला को ना अजय को, ये सब उन लोगों ने किया है। मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें, मेरे पापा को। बेटा शांत हो जा बेटा और सोच के देखना। बताना तो पड़ेगा ना बेटा, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं अजय के भी पापा थे। अजय कौन है? अजय राजप्पा की पहली बीवी निर्मला का बेटा है। अक्सर इनके घर आया जाया करता है और उसके वजह से उन दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे। तो इसीलिए रिया अपने पापा से नफरत करती है? बिल्कुल नहीं सर, रिया तो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, बहुत क्लोज थी उनके। झगड़ा तो राजप्पा और अनीता के बीच होते थे। मेरे ख्याल से ज़्यादातर उन दोनों में झगड़े प्रॉपर्टी की वजह से होते थे। मतलब? राजप्पा के 2 फ्लैट्स हैं, एक घाटकोपर में और ये एक अंधेरी में। घाटकोपर का फ्लैट उसकी पहली बीबी निर्मला के नाम पे है, जहाँ निर्मला और उसका बेटा अजय रहते हैं। और यहाँ अंधेरी का फ्लैट खुद राजप्पा के नाम पे है। क्योंकि मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, इसलिए राजप्पा ने एक बार मुझे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना ये अंधेरी वाला फ्लैट अपने बेटे अजय के नाम करना चाहता था। तो क्या वो फ्लैट अजय के नाम पर ट्रांसफर हुआ है? नहीं मैडम, अभी तक वो फ्लैट राजप्पा के नाम पर ही है। अनीता ने भी ये बात कई बार मुझसे पूछी थी, मैंने उन्हें भी यही बता दिया था। अच्छा, आपके पास अजय का नंबर होगा? जी सर, राजप्पा के घर से हमें जो 3 मोबाइल फ़ोन मिले थे उसमें से एक फ़ोन राजप्पा का और दूसरा अनीता का है। और ये जो तीसरा मोबाइल फ़ोन हमें टीवी के पास मिला था, ये किसका है अभी तक पता नहीं चला। शायद इसकी बैटरी डेड है। चार्जिंग पे लगाकर स्विच ऑन करो, चेक करो किसका है। जी मैम। वो अजय के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली? मैम, इंक्वायरी में पता चला है कि अजय पर ऑलरेडी एक लूटपाट का केस चल रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे कस्टडी में भी लिया था। क्या करता क्या वो? कुछ भी नहीं करता मैम, अभी तो कॉलेज से पास आउट हुआ है। जी, अजय घर पर है? मैं वहीं था। मैं सुबह क्या, मैं रात से वहीं था। मैं सुबह उठकर वापस आया। रात भर तुम अपने पापा के घर पे थे, जहाँ पर तुम्हारी सौतेली माँ भी रहती है। हाँ तो मेरे पापा का घर है, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। मेरा बस उस औरत से कोई लेना देना नहीं है, और ये बात उसे भी पता कि मुझे उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है। इसलिए मैं जब भी जाता हूँ वो चुपचाप अंदर बेडरूम में चली जाती है, लॉक लगा के वहीं बैठी रहती हूँ। और रिया, उससे भी तुम इतनी नफरत करते हो? हाँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि पापा उन दोनों की फिक्र करें। कल रात क्या हुआ था? कल वही हुआ, पापा ने बहुत सारी पी और मुझसे झगड़ा की।
बाप हूं तेरा, तेरे को प्रॉब्लम होती है बाप से मिलने में? 10 बार बुलाओ 1 बार आता है, क्यों? तेरे को पूछ रहा हूँ। यहाँ आता हूँ ये काफी नहीं है क्या? वरना मेरी मम्मी के साथ जो आपने किया मेरा आना बनता नहीं है यहाँ पर। पहले आपने हम लोगों को बाहर निकाला यहाँ से, फेंक दिया, फिर उसको ले आया यहाँ पर, शादी कर ली, कमी नहीं अनीता से। चुप, माँ है तेरी, बड़ों से बदतमीजी की ना तो मेरी माँ नहीं है वो, मैं, ये मेरी बहन है। आप एक बात समझ लीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से। आपको याशी करनी थी ना, मजे लेने था ना आपको, तो बाहर लेते कहीं जाकर, करते ना, कुछ करते। यहाँ क्यों लेके आए? गाली दी, बड़ों को गाली देता है तू। देख लिया आपने, यही रिस्पेक्ट है इसके मन में, आपकी बेटी के लिए और आपकी बीवी के लिए। एक्चुअली इसकी तो कोई गलती ही नहीं है, जैसी माँ वैसा बेटा। रिया चुप चुप, बच्ची है, बच्चे की तरह बिहेव कर। आप सिर्फ हम पर चिल्ला सकते हो, और ये कब से हमें गालियां दे रहा है, उसका कुछ नहीं ना। रिया बात सुन, सुन। तेरे को देख देख के इसकी भी जबान चलने लगी, सामने से जवाब देती है, इस नाम की चीज नहीं। कहाँ जा रहा है? बात सुन। मम्मी, मैं अब अपनी और आपकी और बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ। प्लीज मम्मी, अब तो जवाब देना सीखो। क्या जवाब दो? जब अपने ही लोग दूसरों के सामने हमारी ही बेइज्जती करते हो, तो किससे जवाब दूं मैं? किससे जाकर लड़ूं? तो फिर क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही सहन करते रहोगे? मैं हमेशा हॉल में ही सोता था, और पापा के बेडरूम जाने के बाद मैं वहीं सो गया था। सुबह उठा, नाश्ता किया और मैं सीधा वापस आ गया। कितने बजे? यही कोई 9 सवा 9 बजे के आसपास। अच्छा, और उस वक्त बाकी लोग कहाँ थे? रिया अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी वॉक पर, और अनीता किचन के अंदर खाना बना रही थी, और पापा नहाने जा रहे थे, तो मैंने उन्हें बाय बोला और मैं आ गया। तुम वहाँ से निकले और गए कहाँ? मैं सीधा घर आ गया, घाट के ऊपर। अच्छा, तो पापा के खून के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कोई फोन आया था? नहीं, मैं जब घर आया तो मम्मी ने बताया मुझे, उनको फोन आया था। तुम्हें कोई फोन नहीं आया? आया भी होगा तो पता नहीं। क्यों? मेरा फोन खो गया, मैं मेट्रो स्टेशन जा रहा था तो ऑटो में छूट गया। तो तुमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं। ये फोन तुम्हारा है ना? हाँ, यही तो है मेरा फोन। थैंक गॉड मिले। ये कहाँ मिला आपको? क्राइम सीन पर, उसी रूम में जहाँ तुम्हारे पापा का खून हुआ था। हाँ, मुझे याद आया, मैंने रात को सोते वक्त ये टीवी के पास रख दिया था, तो पुलिस को राजप्पा की हत्या के लिए अजय पर शक था। अजय का पिछला रिकॉर्ड भी बहुत क्लीन नहीं था, और उसकी अपने पिता से नाराजगी और अनीता से नफरत उसे ये कत्ल करवा सकते थे। पर क्या वाकई वो अपने पिता का कत्ल कर सकता था, या कातिल कोई और ही था? ये देखिए मैम, पहले रिया 8 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई। उसके बाद 1 घंटे तक एक्टिविटीज़ नॉर्मल है। फिर 9:18 पे अजय बाहर निकला, और 9:25 पे अनीता घायल अवस्था में कंपाउंड में आई। ये पूरे इंसिडेंट्स के दौरान कोई भी सस्पिशियस इंसान ना अंदर गया है ना बाहर आया। जो भी कंफ्यूज होके भागा है वो ये हाँ, अनीता गिरने के बाद अनीता की तरफ, और शायद अनीता के कहने पर राजप्पा की तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग में से ही किसी ने राजप्पा को मार दिया और वापस घर पर गया हो? लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो मैम हमें ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला। रानी, बिल्डिंग के पीछे एक दीवार है, हमें चेक करना पड़ेगा कि वो दीवार से कोई कूद कर तो नहीं आया। जो ये फुटेज हमें नहीं दिखा पा रही है। मैम, राजप्पा की डेड बॉडी जब हमें मिली थी तब वो बाथरूम में था, और उसके हाथ में जो घड़ी थी वो 9:14 पे बंद हुई थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि राजप्पा के ज़मीन पे गिरने से वो घड़ी बंद हुई हो, क्योंकि अजय ने हमें कहा था जब वो वहाँ से निकला था तब राजप्पा नहाने जा रहा था। पापा नहाने जा रहे थे, तो मैंने उन्हें बाय बोला और मैं आ गया। ये भी तो हो सकता है कि अजय ने राजप्पा का खून किया और घर से बाहर निकल गया, क्योंकि राजप्पा के घड़ी के बंद होने का टाइम है 9:14 और अजय के बिल्डिंग के बाहर जाने का टाइम है 9:18। मैडम, तो राजप्पा की पीएम रिपोर्ट आ गई है। पीएम रिपोर्ट्स के मुताबिक राजप्पा की मौत पेट में चाकू लगने से ही हुई है। 10 वार किए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक उस चाकू पर
अजय, रिया, अनीता और राजप्पा चारों के फिंगरप्रिंट्स थे। ऑफ कोर्स वो किचन का चाकू था तो उस पर चारों के फिंगरप्रिंट्स होना जायज़ बात। एक्सक्यूज मी। हेलो, ओके, थैंक यू। मैम, हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फ़ोन था। क्या? अब हम अनीता से मिल सकते हैं। 15 साल की उम्र में मैं एक ऐसे दुख को झेल रही थी जिसने मुझे तोड़कर रख दिया था। मैंने अपने पापा को खो दिया, जिन्हें मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मम्मी, जूस लो। अगर तुम खुद ऐसे रहोगी तो रिया को कैसे संभालोगी? खत्म हो गया सब बीना, कुछ नहीं बचा है। पूरी दुनिया में हम दोनों का एक ही सहारा था राजप्पा, वो भी नहीं रहा। वो माँ बेटे ने मिलकर हमें बेसहारा बना दिया बीना। मेरा पति छीन लिया मुझसे उन दोनों ने। एक्सक्यूज मी, आप लोग ज़रा बाहर आएंगे प्लीज़? अनीता जी से हमें कुछ बात करनी है। क्या आप हमें बता सकती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ? जी, उस रात को अजय घर आया था अपने पापा के साथ रुकने के लिए। वो कई बार ऐसे आता था उनके साथ रुकने के लिए, और फिर दोनों के बीच में उस रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इस बात पर? मुझे लेकर। वो हमेशा राजप्पा से इस बात को लेकर झगड़ा करता था कि उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। वो बहुत नाराज था उनसे इस बात पर। उस रात वो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, और सिर्फ उस रात ही नहीं, वो जब भी आता मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोलता था। यहाँ तक कि एक बार उसने मुझे मारने की भी धमकी दी थी। उस दिन से मैं उसके सामने आने से परहेज करती थी। फिर क्या हुआ? फिर राजप्पा शराब पीकर सोने चले गए। अजय भी हॉल में सो गया। फिर मैं सुबह उठी तो रिया जल्दी अपने दोस्तों के साथ वॉक पर चली गई। और अजय कितने बजे बाहर गया? अजय 9, 10, 9:15 के आसपास। उसने अपने पापा को बाय बोला और वो चला गया। उसके बाद अनीता, मैं नहाने जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट तैयार रखना। जवाब तेरा बाप देगा क्या? मुंह घिसता है तेरा, क्या जबान घिस जाती है बोलने में? जवाब मैंने हाँ में सर हिलाया। अभी सवाल पूछूंगा तो जवाब देना मुंह से। मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता तैयार रखना। जी जी। हाँ जी जी, ऐसे मुंह से बोला कर। जी। बाहर आई ना तो दरवाजा खुला था। मैं जब दरवाजा बंद करने गई तो उसने पीछे से मुझ पर वार किया। आपने कातिल को जरा भी नहीं देखा? याद करिए कौन हो सकता है? पता नहीं मैंने कहना चाहिए क्या नहीं, पर मैंने हल्की सी एक झलक देखी तो मुझे लगा अजय था। उसने अजय की शर्ट पहनी हुई थी। पर अभी तो आपने कहा कि वो चला गया था। पता नहीं गया था भी या नहीं, या सिर्फ जाने का नाटक कर रहा था। पापा, पापा मैं घर जा रहा हूँ। क्योंकि बाहर आई ना तो दरवाजा खुला था। शायद वो घर में कहीं छुपा हुआ था। वो आपको मारना चाहता था, लेकिन वो आपको छोड़कर अपने पापा को मारने बेडरूम में चला गया। क्यों? पता नहीं, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। एक टाइम के बाद लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं मैम, लेकिन निर्मला ने कभी ऐसा होने नहीं दी। उसने कभी मेरे घर में शांति नहीं रहने दी। वो राजप्पा को दिन रात अंधेरी का फ्लैट उसके नाम पर कर देने के लिए तंग किया करती थी। इन सब से परेशान होकर राजप्पा ने शराब पीना शुरू कर दिया।
वो सिर्फ तब खुश होते थे जब वो रिया के साथ होते थे, लेकिन अब वो कभी परेशान नहीं होंगे क्योंकि अजय और निर्मला ने उन्हें ऐसी जगह भेज दिया है जहां इंसान कुछ फील ही नहीं कर सकता। मैंने नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ मैं सर। मैं बता तो रहा हूँ, मैं 9 बजे निकल गया था सर वहां से। मैं सीधा अपने घर गया, मैं नहाया धोया सीधा अपने दोस्त के घर चला गया। मैं वापस आया तो मम्मी ने बताया कि पापा खून हो गया। हैं? तू वहीं पर था, कहीं नहीं गया था? हाँ, अनीता जब दरवाजा बंद करने गई तो दरवाजा धकेला और उस पर हमला किया तूने। पहले भी धमकी दे चुका है ना उसे मारने की। मुझे मारना होता तो अनीता को मारता ना, मैं अपने पापा को क्यों मारता? क्योंकि पापा ने देख लिया था तुझे अनीता पर हमला करते हुए, इसलिए मारना पड़ा तुझे अपने पापा को। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ना मैंने अनीता को मारा ना मैंने अपने पापा को मारा। तूने अब्दुल के साथ क्या किया था? तुझे क्या लगता है मैं नहीं पता? तूने अब्दुल को इतनी बुरी तरह से पीटा था, 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट था वो। सर मैं मोहिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैं चाहता था वो डांस बार छोड़ दे और वो अब्दुल रोक रहा था उसे ये सब करने में। मैंने इसलिए मारा सर उसे। मैं तुझे अब भी लगता है कि तेरे पास रिकॉर्ड जानने के बाद भी हम तेरी बातों पे यकीन करेंगे? हाँ? मैंने मारा अब्दुल को, लेकिन सर मैं अनीता को नहीं मारा ना मैंने अपने पापा को मारा। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? किसने मारा? मैडम पता नहीं, मैं भी जानना चाहता हूँ किसने मारा। ये अनीता बताएगी आपको। मैडम वो जितनी इनोसेंट बन के बता रही है ना आपको, ये सब उतनी है नहीं। वो बहुत चालाकी से गेम खेल रही है, वो मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, कौन क्या गेम खेल रहा है, कैसे गेम खेल रहा है, ये तो हम लोग पता कर लेंगे। तब छोड़ना मत इसे, बस उन ठेवायला। सर मैंने नहीं मारा। चल बैठा रहा इधर। कैसा बना है? सब्जी थोड़ी सी कच्ची रह गई है ना, और दाल भी पतली हो गई। मैं क्या करूं? मैंने पूरी कोशिश की थी आपकी तरह बनाने की, पर नहीं बना पाई। पागल, मेरी बेटी ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया है। बुरा कैसे हो सकता है? ये तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है। पापा को भी इतना ही अच्छा लगता ना मेरा बनाया खाना। बहुत मिस करती हो ना पापा को, मैं जानती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी बेटा कि तुम्हारी मम्मी होने के साथ साथ पापा की भी कमी पूरी कर सकूं। रानी, रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीता, अजय, निर्मला और रिया चारों की फ़ोन लोकेशंस उन्होंने दिए हुए स्टेटमेंट से मैच करती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह भी है कि अनीता और निर्मला ने एक दूसरे से बहुत बात की है। अजीब बात है मैम, जिन 2 लोगों के बीच आपस में कभी बनती नहीं थी, सबसे ज्यादा कॉल उन दोनों ने ही एक दूसरे को किया है। जाहिर सी बात है, एक दूसरे से किसी बात पर झगड़ा करने के लिए उन्होंने एक दूसरे से बात की। दिस वन मोर थिंग, निर्मला के फोन रिकॉर्ड्स में एक कॉल ऐसा भी है अनीता के अलावा जिस पर उसने काफी ज्यादा बात की है। पता करो वो नंबर किसका है। यस मैम। मैम, निर्मला की कॉल लिस्ट से मिला वो नंबर किसी सतीश शिंदे नाम के आदमी का है। ये सतीश शिंदे स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर था, लेकिन पैर की हड्डी टूटने की वजह से वो गेम से बाहर चला गया था। उसके बाद से कबड्डी कोचिंग की छोटी मोटी नौकरी करता रहता है वो इधर उधर। इन दिनों वो फ्री है। लेकिन मैम मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सतीश शिंदे के साथ निर्मला का क्या कनेक्शन हो सकता है। सतीश शिंदे कौन है? सतीश शिंदे कौन है? वो तो मेरी मम्मी के बॉयफ्रेंड है वो। ओह, तो आ गए आप लोग। मेरे बेटे को अरेस्ट करने के बाद अब मुझे अरेस्ट करने आए हो क्या? आप लोगों को तो यही लगता है ना कि आदमी मरा है तो जरूर उसकी पहले बीवी नहीं मरवाया होगा। मैं जानती हूँ कि आप लोग ना हम दोनों माँ बेटे को फंसाना चाहते हो। ये सब तुम अनीता के कहने पर कर रहे हो ना? जरूर पैसे खिलाए होंगे वो। मैडम, एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना, बराबर सीधा बोलने लगोगे। जो सवाल मैं पूछूंगी सिर्फ उसी का जवाब देना है। राजप्पा से आपका कैसा रिलेशन था? कैसा इंसान था वो? इंसान नहीं मैडम, वो तो जानवर था। उसके ऊपर उसका दिमाग भी ठीक नहीं था।
मुझे तो बाद में पता चला कि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसका गुस्सा और पता नहीं क्या क्या पागलपन, कहाँ नहीं लेके गई मैं, कितने इंस्टीट्यूट्स, कितने काउंसलर्स के पास लेकर घूमी थी मैंने उसे, सिर्फ वो ठीक हो जाए इसके लिए। और इस सब का इनाम उसने मुझे उस बेवकूफ अनीता के लिए छोड़ कर दिया था। अच्छी खासी जवान है तू, हाँ देखने में भी तो बुरी नहीं है। तुझे अपने उम्र का कोई नहीं मिला क्या? मेरा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए। सुन, अभी भी बोल रही हूँ, छोड़ दे राजप्पा को, कहीं और जाके मुंह मार। कमाल औरत है तुम्हारी, इसी घटिया सोच और घटिया बातों की वजह से इन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। अपना घर तो संभाल पाई नहीं तुम, ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? एक तो मेरा पति हजम कर गई, अरे मेरी गृहस्थी निकल गई, और ऊपर से मुझे बातें सुना रही है। सुन, बोल रही हूँ मैं, अभी भी बोल रही हूँ, तू राजप्पा को छोड़ दे। नहीं, डोंट टच मी। मैं तो छोड़ने नहीं वाली, तुमसे जो बन पड़ता है ना तुम कर लो। आप लोग क्या समझोगे एक छोड़ी हुई औरत के दर्द, और उसके ऊपर जिसके पास एक 6 साल का बच्चा हो। दिन रात रोती थी मैं, लेकिन हाँ, राजप्पा को मैंने कह दिया कि तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है ना उस चुड़ैल के साथ तो कर, पर मुझे और मेरे बेटे को सड़क पे छोड़ के नहीं जाने दूंगी। तो मैंने ये फ्लैट अपने नाम पे करवा के छोड़ा। और ये बात भी अनीता को कहाँ बचने वाली थी। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज उन्हें परेशान करना बंद कर दो अब। कि तुम्हारे इस फ्लैट की रट ने उनकी रातों की नींद छीन ली है। प्लीज, ये क्या कम है कि उन्हीं के फ्लैट में तो रह रही हो ना तुम? कोई एहसान नहीं कर रहे हो मुझ पे, हाँ? और सुन, उसने जो पाप किए हैं ना, उनकी वजह से उसको नींद नहीं आती है। और हाँ, तू तो ये भूल ही जा कि फ्लैट बिना नाम करवाए मैं उसका पीछा छोड़ूंगी। दीदी इतनी जिद। खबरदार मुझे दीदी जो बोला। और आज बहुत बहन बन के दिखा रही है तू। तेरी शराफत तब कहाँ गई थी जब मेरा पति चुराया था तूने? हाँ, निकल यहाँ से, नहीं तो मैं धक्के मार के निकालूंगी। चल निकल यहाँ से, तू निकल। मैंने बिना राजप्पा को फ्लैट अपने नाम पे करवाया बिना छोड़ी नहीं, और तब से तो उसकी ऐसी हालत थी, रोज मुझे फोन करके बोलती थी कि अंधेरी वाले फ्लैट में मैं अपना नजर ना रखूं। अरे मैं क्यों लेने जाऊं अंधेरी वाला फ्लैट? मैं क्यों लूं जिसमें वो पनौती रहती है? ये सतीश शिंदे कौन है? हाँ, तब से मैं यही सोच रही थी कि अब तक ये सवाल क्यों नहीं आया। सतीश और मैं ना शादी करने वाले हैं। हाँ, बहुत शरीफ इंसान है मैडम वो। हाँ, राजप्पा के जैसे बिल्कुल नहीं कि बीवी को मारने पीटने और गाली देने के अलावा कोई काम नहीं। हाँ, उम्र में थोड़ा सा छोटा है मुझसे, पर आजकल उसमें क्या फर्क पड़ता है बोलो? राजप्पा का खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? अच्छा मैडम, आपको सचमुच लगता है कि मैंने राजप्पा को मारा है? हाँ, अरे राजप्पा को मैं क्यों मारूं? मेरे लिए तो वो उस दिन मर गया था ना जिस दिन उस चुड़ैल से शादी की थी। तो बताइए ना, राजप्पा का खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? कहाँ रहूंगी, यही थी, अपने घर पे थी, और सतीश भी यहीं पे था। सतीश सुबह से था यहाँ पर? हाँ नहीं, एक बार ना सुबह ब्रेक लेने के लिए वो बाहर गया था। अरे अजय नहीं था ना, तो उसे जाना पड़ा। क्या है ना मैडम, उसको चाय के साथ ना ब्रेड बटर चाहिए। अरे चाय से याद आया, आप लोगों तो पूछा ही नहीं मैंने, चाय लेंगे आप? जी नहीं थैंक यू। कितनी अजीब औरत है राने। मैम, मुझे तो लगता है इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से शादी टूटी होगी। हो सकता है, बिल्कुल। मेरी पूरी जिंदगी में इतनी मेलोड्रामेटिक औरत मैंने देखी ही नहीं थी। हेलो डॉक्टर कोठारी, बोलिए। हाँ, 15 दिन पहले मैंने राजप्पा की लास्ट काउंसलिंग की थी। सर क्या प्रॉब्लम थी उसे? देखिए इंस्पेक्टर, ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कॉन्फिडेंशियल होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, लेकिन आपसे मिली हुई इन्फॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं पूरा डिटेल में तो आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि राजप्पा को ऐसा लगता था कि वो 2 औरतों के बीच में फंस गया है, और इस फ्रस्ट्रेशन में वो अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था। उसने ये भी कबूल किया है कि उसने गुस्से में कई बार अनीता को मारा भी है, उसके ऊपर हाथ भी उठाया। इनफैक्ट वो तो ये सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी बेटी रिया से बहुत प्यार करता था, क्योंकि एक वही थी जिसकी कोई भी डिमांड नहीं थी। इसी वजह से वो ये सब कुछ छोड़कर भाग नहीं पाया। बेटा, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कैन यू प्लीज ओपन द डोर? थैंक यू।
मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा थे। लेकिन हमने तो सुना है आपकी मम्मी और पापा में बहुत झगड़े और मारपीट होती थी। पापा मारपीट करते थे मम्मी की। हाँ, और जब वो ड्रिंक कर लेते थे तो एकदम पागल से हो जाते थे। तब मुझे भी उन पे बहुत गुस्सा आता था। पता नहीं उन्हें होता क्या था तभी। अदरवाइज वो मेरा स्कूल का होमवर्क भी करवाया करते थे। वेरी गुड। देखो आंसर मिल गया ना अभी। ऐसे करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर से पास होना है। कॉफी आपकी। थैंक यू। खाने के लिए कुछ बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं अभी नहीं लूंगा, बाद में 2 ड्रिंक लूंगा तो तब बना देना कुछ। एक बार होमवर्क खत्म हो जाए तो फिर 2 ड्रिंक लूंगा। तुम करो ना बेटा। पापा सुनो ना, आज अब ड्रिंक मत करो ना। इसके बाद ना हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। मेरी तरफ से ट्रीट मैं अपनी पॉकेट मनी से पे करूंगी। ओहो, आपकी तरफ से ट्रीट है, फिर तो आइसक्रीम खाने जाना ही पड़ेगा। बस 2 पैक लगा लेता हूँ फिर चलते हैं। 2 पैक प्रॉमिस? पक्का? हाँ हाँ। हेलो, हाँ जी, या अरे सैलेड कहाँ गया? हाँ, कुछ नमकीन नहीं रखा, कुछ चिकन नहीं है, कब आएगा? आजा मेरा बच्चा, आजा। हाँ बेटा। पापा अभी तो चलो आइसक्रीम खाने, चलो ना प्लीज। बेटा तेरी आइसक्रीम कहाँ भागे जा रही है? कहीं खाएंगे आइसक्रीम। चिकन, अरे चिकन कहाँ रह गया? अरे आइस, अनीता कब से बोला हुआ खत्म हो गई, खत्म। तुम्हारी आइस भी और मेरी पेशेंस भी। बस करो अब, बहुत हुआ तुम्हारा एक। चल तो बॉटल को हाथ लगाएगी मेरे तू? चल निकल यार, चल निकल। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। अच्छा तेरा भी घर है, मैं देखता हूँ कैसे जाएगी तू। मम्मी अक्सर पापा के बिहेवियर को लेके बहुत इनसिक्योर और डरी डरी रहती थी। तो आप भी डरते थे पापा से? जब वो नशा नहीं करते थे तो मुझे कोई बात का डर नहीं लगता था, पर जब वो ड्रिंक करते थे तब मुझे भी बहुत डर लगता था। पापा के मर्डर में पुलिस अजय के साथ साथ माँ पे भी शक कर रही थी। उनके रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने मुझसे भी पूछताछ की, पर मैंने कुछ नहीं छुपाया। घर तो पहले से ही बिखरा हुआ था हमारा, और अब पूरी तरह से ढह चुका था। अब तो मैं अपने पापा के कातिल को जल्द से जल्द जेल में देखना चाहती थी। मैम, डाइनिंग टेबल पे जो कपड़ा था जिसे कातिल ने अनीता को कवर करने के लिए यूज किया था, उस पे अजय, अनीता, राजप्पा और रिया सबका डीएनए मिला है। मतलब अजय के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला हमें। रानी सोचो, अजय जैसा लड़का जो एक बार वाली के प्यार में पागल होकर अब्दुल पर हाथ उठा सकता है, उसे मार सकता है, तो वो कितना पॉजिटिव होगा। ये भी हो सकता है कि निर्मला का रोज रोज का नाटक देखकर उसके झांसे में आकर उसने ही अपने बाप को मारा। छोड़ दो अजय को, नजर रखना उस पर। और एक काम, निर्मला और उसका बॉयफ्रेंड, क्या नाम है उसका, सतीश शिंदे, उनके डिटेल्स निकालो। निर्मला जैसी औरत कुछ भी कर सकती है। अजय या फिर सतीश को इस्तेमाल करके शायद उसने ही राजप्पा का खून कर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में डाइनिंग टेबल के कपड़े और चाकू दोनों पर अजय के अलावा अनीता और रिया का भी डीएनए मिला। पुलिस की पूछताछ में हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था। सबूतों के अभाव में पुलिस ने अजय को छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी तेज कर दी थी। हेलो माय प्रिंसेस, कैसे रहा तुम्हारा दिन? अच्छा, बहुत अच्छा। मैम, अरे रानी, आपका फोन नहीं लग रहा था तो सीधा मैं आपके घर आ गया। कुछ बात करनी थी आपसे। आओ ना, आओ, बैठो बैठो बेटा। बोलो। कैसे बेटा? अच्छा रानी, चाय कॉफी? नो मैम, रिलैक्स प्लीज। श्योर? इट्स ओके, थैंक्स। बोलो। मैम, सतीश शिंदे के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लीजिए। अच्छा बेटा, हिंदी की पढ़ाई करो, मम्मा आती है। गुड गर्ल। हाँ रानी बोलो। मैम, निर्मला के घर के सामने वाली एटीएम की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। अच्छा। फुटेज में सुबह 8:30 बजे सतीश जाते हुए दिखा और ब्रेड लेके 10 बजे लौटते हुए दिखा। 8:30 बजे निकला और 10 बजे?
वो 1.5 घंटा गायब था। ब्रेड लाने के लिए डेफिनेटली 1.5 घंटा तो नहीं लगता। ये बात निर्मला ने हमसे छुपाई रखी। कहाँ गया होगा वो? अंधेरी हो सकता है मैम, क्योंकि निर्मला के घर से घाटकोपर मेट्रो स्टेशन 5 मिनट की दूरी पे है। वहाँ से मेट्रो पकड़ के अंधेरी जाने में 15 मिनट, वहाँ से राजप्पा के घर पहुँचने में 10 मिनट, मर्डर करने में 5 से 10 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, फिर आधे घंटे में वो घर वापस आ गया होगा और आराम से बैठ के नाश्ता कर रहा होगा। ब्रेड लाने के लिए 1.5 घंटा लगता है? बोल कहा था 1.5 घंटा? मैम मैं ब्रेड लेने गया था। तू ब्रेड लाने नहीं, राजप्पा को मारने गया था। सीसीटीवी में तो तू दिखा नहीं। कहाँ से घुसा था बिल्डिंग में? मैम मैं गए नहीं उधर। सच नहीं, झूठ बोल रहा है। बोल सच क्या है? सर मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैं ब्रेड लेने गया था, रास्ते में कुछ दोस्त मिल गया तो बातों बातों में टाइम का पता नहीं चला। कौन दोस्त? कौन? वो दोस्त नहीं है, वो कबड्डी की लोकल टीम के बच्चे हैं। मैं स्टेट लेवल का कबड्डी खेल चुका हूँ ना, तो बहुत मानते हैं मुझे। क्या नाम क्या उनके? नाम? हाँ? नाम सुरेश और प्रतिम वेंसी, हाँ ऐसे ही कुछ नाम थे सर। मैं पर्सनली जानता किसी को। कोई बात नहीं, हम तेरा इंट्रोडक्शन करा देंगे। दिगे जरा बसून ठेवायला 8वेल मग 1.5 तास कुठे होता ते? चल बैठ चल। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी प्रॉपर्टी और मेरी हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी रिया का ही हक होगा। आप जल्द से जल्द ये वसीयत तैयार करके मेरे पास ले आइएगा साइन के लिए। मैम हमने घाटकोपर के लोकल कबड्डी टीम से पता किया। टीम में सुरेश, विंसी और प्रीतम, ये 3 लड़के तो हैं, लेकिन तीनों का कहना है कि उस दिन सुबह सतीश नाम के किसी आदमी से ये लोग मिले थे या नहीं, ये उनको याद नहीं। चले तेरा नाटक और झूठ बोलना बंद कर, वैसे तेरे को कोई जानता भी नहीं है। हाँ अब सच सच बता, नहीं तो हम सब मिलकर स्टेट लेवल की पिटाई करेंगे तेरे। मैंने निर्मला से 50,000 रुपए लिए थे, ये बोलकर कि अपने एक दोस्त का उधार लौटाना है, लेकिन वो पैसे मुझे सोनाली को देने थे। सोनाली कौन है? मेरी वाइफ। निर्मला जानती थी उसके बारे में? हाँ, लेकिन मैंने उसे झूठ बोला था कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। निर्मला नहीं जानती थी कि मैं जेल जा चुका हूँ और मुझे 50,000 रुपए सोनाली को केस वापस लेने और डिवोर्स देने के लिए देने थे। डिवोर्स के बाद ही मैं निर्मला से शादी कर पाऊंगा, इसलिए। राणे पता करो इस बार ये कितना सच बोल रहा है। यस मैम। निर्मला सतीश को पैसे देकर खून करवा सकती है, अजय बदले की आग में बाप का खून कर सकता है, और अनीता भी तो शक के दायरे में है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ तावड़े बोलो। ओके ठीक। मैम अनीता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। अब तावड़े बोल रहा है कि कोई वकील आया था हॉस्पिटल अनीता से मिलने। हाँ अनीता से मिलने आज सुबह एक वकील आया था। वो शायद उससे अपनी विल बनवा रही है। लेकिन विल तो आमतौर पर तब बनाई जाती है जब आदमी मरने वाला हो या फिर उसकी हेल्थ काफी क्रिटिकल हो, लेकिन अनीता को तो आज ही डिस्चार्ज मिला। डॉक्टर क्या अभी भी उसकी हेल्थ क्रिटिकल है? नो, शी विल बी फाइन इन अ वीक्स टाइम। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई। अनीता की जो 3 कट लगे हैं, एक पेट में और 2 पैर में जी, वो इतने गहरे नहीं है कि उससे उसकी जान को खतरा हो, और ना ही वो इस फोर्स के साथ किए गए हैं कि उसकी जान चली जाए। इतने सारे लोग हैं और हर एक के पास कुछ न कुछ मोटिव था राजप्पा का खून करने का, फिर भी हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। मैम हम इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारी मेहनत बेकार जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन्वेस्टिगेशन ही गलत दिशा में कर रहे हैं? शायद डॉक्टर से मिलने के बाद तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है। मतलब? डॉक्टर ने अनीता के घाव के बारे में जो जानकारी दी उससे तो मुझे अनीता ही प्राइम सस्पेक्ट लग रही है। मेरा शक था वो धीरे धीरे यकीन में बदलते जा रहा है। माय पॉइंट इज, अगर खूनी अनीता का खून करने आया था तो उसने अनीता पर सिर्फ घाव करके उसे छोड़ क्यों दिया और राजप्पा को क्यों मारा? राणा एक काम करना, कल कोर्ट से अनीता के जख्म खुलवाने के परमिशन लेकर आना। इस केस में घर का हर सदस्य संदिग्ध था। निर्मला, अजय, अनीता, रिया, सबके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत और गुस्सा था, और सबके पास राजप्पा को मारने का मकसद भी था। लेकिन कत्ल बहुत ही चालाकी से किया गया था। सभी संदिग्धों की छानबीन करने के बाद भी पुलिस के पास किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं था।
इस असमंजस की स्थिति से निकलने के लिए पुलिस ने एक अलग ही तरीका अपनाया। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने ही पति का खून कर दूंगी और फिर खुद को ही मारूंगी? मैडम, राजप्पा मेरे लिए सब कुछ थे, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम ये जानती थी कि राजप्पा तुम्हें बेघर करने वाला था और अंधेरी का फ्लैट अजय के नाम पर करने वाला था। आप लोग क्यों ऐसे फंसाना चाहते हैं मुझे? बेकसूर होने का नाटक बंद करो। हमने तुम्हारा घर का कंप्यूटर, उसकी हिस्ट्री अच्छी तरह से चेक किए। तुमने बहुत अच्छी तरह से ये रिसर्च किया था घाव कितना गहरा और किस एंगल से किया जाए तो जानलेवा ना हो, और ये सब तुमने इसलिए किया था ताकि हमें तुम पर शक ना हो। Am I right? मम्मी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूंगी तो आप उसका सच जवाब दोगी? ये यहाँ क्या कर रही है? आप कैसे आने दे सकते हैं इसे यहाँ? मम्मी, यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपने पापा का खून किया या नहीं। देखो, झूठ मत बोलना, क्योंकि आप ही ने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया है। बोलो मम्मी, आपने पापा का खून किया है? मम्मी बोलो, आपने पापा का खून किया है? मम्मी, आपको मेरी कसम सच बताओ मम्मी, आपने पापा का खून किया है? हाँ, मैंने ही किया है। मैंने ही तुम्हारे पापा का खून किया है, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया ऐसा करने पर। तुम्हें तो पता है ना, तुमने देखा है ना वो कितना बुरा सलूक करते थे मेरे साथ, इसलिए मैंने मारा उनको। शादी के 1 साल तक सब ठीक था मैडम। रिया के पैदा होने के बाद राजप्पा जब तब मुझ पर हाथ उठाने लगा। उस निर्मला का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो बहुत फोर्स कर रही थी राजप्पा को फ्लैट उसके नाम करने के लिए। लेकिन जब उस दिन महेश लाला ने मुझे वो बात बताई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अरे अनिता जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया। अरे वो राजप्पा को बोलिए लेटर देने के लिए और किसी लीगल से कंसल्ट करने के लिए उससे पहले। कौन सा लेटर? वो आपका फ्लैट 402, राजप्पा उसे अपने बेटे अजय के नाम ट्रांसफर करवाना चाहता है ना। क्या बकवास क्या करती है? तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा है। बात करते हैं तुम है क्या? तो मुझे बताएगी किसको देना फ्लैट? चला जहाँ से। मैं नहीं आई थी तुम्हारे पीछे, तुम आए थे मेरे पीछे पीछे, और अब मेरी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए, तब जाके तुम्हारे गलती का एहसास हो रहा है तुम्हें। तुम्हारी मार मैं खाऊं, तुम्हारी गालियां रोज मैं खाऊं, लेकिन फ्लैट तुम उसको दे दोगे। ये घर मेरा है। तेरा है। चल, ये मेरा फ्लैट है। आज के बाद दोबारा इस फ्लैट का नाम लेना खा लो तुम तेरी। फिर मैं जब भी फ्लैट की बात निकालती वो मुझे मारकर चुप करा देता, लेकिन मेरे और मेरी बेटी के सर से छत छिन जाएगी, इस बात से मैं दिन रात परेशान थी। उस रात जब अजय घर आया तो हमेशा की तरह राजप्पा ने खूब शराब पी और अजय के साथ झगड़ा किया। झगड़े के बाद अजय कई बार की तरह हमारे घर पर ही रुक गया और सो गया। तब मैंने सोचा कि यही सही वक्त है राजप्पा को मारने का, क्योंकि दोनों के बीच रात को झगड़ा हुआ था तो शक अजय पे जाएगा। इसलिए दूसरे दिन सुबह जब अजय घर से निकल गया, उसके बाद राजप्पा नहाने जा रहा था। अनीता, मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता तैयार रखना। नहाने जा ही रहे हो तो शरीर के साथ दिमाग का मैल भी साफ कर लेना, और ये बात भी कि ये फ्लैट तुम अजय को दे पाओगे। फिर शुरू हो गए तुम, हैं? आज मेरे को पक्का यकीन हो गया कि तेरे चक्कर में निर्मला को छोड़ के सबसे बड़ी गलती की मैंने जिंदगी बर्बाद कर ली है मैंने। तुमने क्या अपनी जिंदगी बर्बाद की है? तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी जहन्नम कर दी। बड़ी हिम्मत आ गई तेरे में, अभी बताता हूँ तेरे को मैं।
मुझे लगा राजप्पा के खून के लिए अजय पर आप लोग शक करेंगे, क्योंकि वो 9:15 बजे घर से निकला था और मैंने राजप्पा की घड़ी का टाइम 9:14 पर सेट कर दिया। मैडम, मैंने खुद के लिए नहीं किया ये सब, अपनी बच्ची रिया के लिए किया। कम से कम अब तो खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर दो अनीता। ये सब तुमने सिर्फ रिया के लिए नहीं किया, बल्कि अंधेरी का फ्लैट पाने के लिए तुमने राजप्पा को मारा और कानून हाथ में लिया। ये सच है, पर मुझे आज यकीन ही नहीं होता, बल्कि मैं यकीन करना ही नहीं चाहती कि मेरी ही माँ ने मेरे पिता का खून किया है। ये सदमा शायद मुझे जिंदगी भर उभरने नहीं देगा। जिस छत के लिए वो खुद कातिल बनी और मुझे अनाथ बनाया, आज उसी छत के नीचे मैं अकेली खड़ी हूँ। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें